नमस्कार मित्रों, मैं गिरीश बिलोरे मिसफिट लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली चर्चा में हमने सबसे पहले चीनी यात्री की जो भारत आया था चर्चा की थी, वो फाहियान था। और फाहियान के बाद जो चौथी शताब्दी में आया था, उसके बाद में भारत में आने वाला जो चीनी दूसरा यात्री था वो था वेनसांग। और वो भी आया था भारत के दर्शन को समझने के लिए, राजनीतिक दशा, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए उन दिनों यात्रा करनी होती थी। चीन से लगभग 4 चर्चित यात्री आए हैं, जिनमें आज मैं दूसरे का क्रमानुसार विवरण पेश कर रहा हूँ। विवरण YouTube पर मौजूद है, लेकिन जिन संदर्भों में मैं बात कर रहा हूँ वो संदर्भ है चीनी यात्री वेनसांग के भारत के प्रति दृष्टिकोण, जो उसने अपने ट्रेवलॉग यानी अपनी यात्रा विवरणिका पुस्तक में लिखा है, वो है CU की, उस किताब का नाम है। इसकी पुष्टि आप इंटरनेट पे कर सकते हैं, गूगल पे सब कुछ है। गूगल ने जो बताया है उसके मुताबिक इस यात्री का जन्म 600 ईस्वी में हुआ था और ईसा के बाद 600 साल में 600वें जो सदी चल रही थी, हो सकता है 601 602 में हुआ हो। और इसकी यात्रा जो थी वो, इसके पिता का नाम था हुई, और इस 13 साल की उम्र में वेनसांग ने जो है वो बुद्ध धर्म की प्राथमिक जानकारियां हासिल कर ली थी। नवबौद्धो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीनी यात्री 20 वर्ष की उम्र में भिक्षु बना था, भिक्षुक बना था। भारत की यात्रा करके ये 644 में लौटा, लेकिन आया कब था ये भी आपके दिमाग में सवाल होगा। तो 629 में ये भारत के लिए निकला था और आपको बताया कि यह राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक दशा को समझने आया था। साथ में उसका उद्देश्य भी बौद्ध किताबों का संग्रह हासिल करना था, ज्ञान प्राप्ति का था। इसको नीतियों का पंडित भी कहते थे। बहुत सारी कहानियां हैं कि किस तरह से ये कामराज से मिला, राजा कामराज जो थे उनसे मिला, और किस तरह वो हर्षवर्धन ने उसको बुलाया। वर्धन राजवंश का एक राजा, प्रतापी राजा था, और वो चाहता था कि वेनसांग उसके साथ में रहे। उस समय की स्थिति का विवरण कमोबेश, सामाजिक स्थिति का विवरण कमोबेश वैसा ही है जैसा कि फाहियान ने लिखा था। फाहियान ने अपनी किताब में लिखा था कि वो बहुत सात्विक और एक समरसता भरे समाज का उस वक्त में एक एनवायरनमेंट था भारत के अंदर। भारत कई रियासतों और राजाओं के अधीन था, टुकड़ों में, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट वर्धन उस समय मेन जो राजा हुआ करते थे, और लोग या तो उनसे हार जाते थे या उनकी शरण में आ जाते थे। तो वो एक शक्तिशाली राजा थे, उनके पास सैन्य बल था, उनके पास नीतियां थी, उनके पास। उस समय का जिक्र करते हुए वेनसांग लिखते हैं कि वो एक दौर ऐसा था जबकि वर्ण व्यवस्था थी। नवबौद्धियों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था इस तरह से थी कि सर्वोपरि जो था ब्राह्मण था। ब्राह्मण का विरोध नहीं था, जबकि किताबें कहती हैं कि ब्राह्मण वर्ग का विरोध करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना
अभियान छेड़ा था और बौद्ध मत की स्थापना की। बौद्ध धर्म नहीं मानता मैं, ये भी एक बौद्ध को मैं ये कहता हूँ कि बुद्ध धर्म जो है वो बुद्ध का वो प्रयास है जो कि सनातन में परिपक्वता लेके आया। और इसीलिए आप माने या ना माने, हम तो दशम अवतार मानते हैं बुद्ध को। बुद्ध ने जिस तरह से काम किया है, उन्होंने समाजोन्मुखी काम किया है, जैसा स्वामी विवेकानंद ने किया। वो किसी मठ में नहीं रह गए, ना ही किसी गुफा में जाके ध्यान योग इत्यादि करते रहे। जहाँ तक बुद्ध को मैं समझ पाया हूँ, वो बुद्ध कर्म कांड के खिलाफ रहे। लेकिन आज बौद्ध परंपराओं में बहुत सारे कर्म कांड हैं। वेन्सांग जो था, उसने योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, और इसको महत्व देने का अर्थ ही साफ था कि वेन्सांग चाहते थे, या वो यात्री चाहता था कि भारत से वो जितना ज़्यादा हासिल कर सके। तो लगभग 600 से अधिक किताबें वो भारत से लेके गया था। कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ, बौद्ध मत के ग्रंथ जो हैं वो अभी हमारे भारत में नहीं है, जिनका चीन में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, और उसे चीनी लिपि में लिखा भी गया है और वो सुरक्षित है। उन्हीं रेफरेंसेस से हमको बौद्ध धर्म की समकालीन यानी 7वीं शताब्दी का विवरण हासिल होता है। वेन्सांग लिखता है कि जो क्षत्रिय थे ये राज की व्यवस्था करते थे, राजा हुआ करते थे और राज व्यवस्था करते थे। ब्राह्मण जो थे वो अपना पूजा पाठ और ज्ञान वर्धन की बातें किया करते थे और सिखाया करते थे। इसकी उन्होंने तारीफ ही लिखी है। ब्राह्मणों को उन्होंने, जैसा नव बौद्ध बदनाम करते हैं, नव बौद्ध में भी कुछ लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, वो जो कि आयातित विचारधारा को बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित रहते हैं, वो अपने मन गढ़ंत कुछ भी प्रचार प्रसार कर देते हैं। तो उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूँ, उनकी जानकारी में एक बात लेकर आना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के उस दौर में जब उरूस पे था बौद्ध धर्म, तब किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। काशी में, बनारस में वेन्सांग की अध्यक्षता में धर्म सभाओं का आयोजन हुआ। ये एक सोचने वाली बात है। उसमें पंडित भी आए थे, ब्राह्मण भी आए थे। हमारे यजुर्वेद के कुछ सिद्धांतों को अगर बौद्ध नहीं मानते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है, सबको अपने मत रखने का अधिकार है। वॉल्टेयर ने तो अपनी किताब में कहा है, लेकिन भारत तो उसको जी रहा है और जी रहा था। हमारी सनातन संस्कृति विभिन्न विचारों और मतों को अपने साथ में संजो के रखती है। आपको जो चाहिए वो आप उसको अपनाइए, लेकिन मानव धर्म सर्वोपरि माना गया है। क्षत्रिय का दायित्व यही था और ब्राह्मण का दायित्व भी यही था। वेन्सांग अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि वैश्य जो थे वो बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री थे। वैश्य यानी वणिक, इन्होंने पूरा जो व्यापार था विश्व से कमा के लाते थे। ये लुटेरे टाइप के नहीं थे भारतीय। सनातन व्यवस्था में लुटेरों की कोई जगह नहीं है। और वेन्सांग लिखता है कि जिस तरह से इनका व्यापार जो था वो समुद्र मार्ग से, थल मार्ग से विदेशों में होता था, उससे अर्जित आय जो होती थी उससे राष्ट्र को बहुत फायदा होता था।
अब आप सोचिए कि 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में इस तरह का एनवायरनमेंट था। उन्होंने कहा ये भी बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, ये युद्ध नहीं करते थे। युद्ध तो क्षत्रिय भी नहीं करते थे तब तक, अनटिल अनलेस, जब तक कि उन पर या उनकी सीमाओं पर किसी भी तरह का कोई आक्रमण ना हो। मित्रों, सत्य यही है। और ब्राह्मणों के बारे में विंसांग लिखते हैं कि ब्राह्मण जो थे वो किसी की निंदा या किसी की स्तुति में इन्वॉल्व नहीं होते थे। वो अपना काम करते थे और उनका बड़ा महत्व था। राज कर्म में भी उनकी दखल थी। नीतियां बनाना बताना ये ब्राह्मणों का दायित्व था। मतलब प्रोफेशनली दे आर वर्किंग एज द गाइड। अब ऐसी स्थिति में अगर आप यह क्लेम करें या यह ब्लेम करें कि भारतीय ब्राह्मण जो हैं वो एक तरह से हमारे देश के अन्य लोगों के को नीचा समझते थे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का अपना कार्य था। वे अपनी बात रखते थे, समाज को समझाते थे, सिखाते थे और समाज तदनुसार कार्य करता था। मित्रों, समाज की जो स्थिति थी उसमें चांडाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चांडाल वो हुआ करते थे जिन्हें भक्षाभक्ष यानी मांस मदिरा का सेवन करने की अनुमति थी और वो सेवन करते थे। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि भारतीय जो थे वो सारे भारतीय उनको अलग दृष्टि से देखते थे, बल्कि वे स्वयं ही अस्पृश्यता यानी किसी को छूते नहीं थे। और ये छुआछूत की भावना जो थी वो बाजा बजा के या किसी तरह का शोरगुल मचाते हुए गांव के अंदर प्रवेश करते थे। और अन्य जातियां जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अलग थीं वो शूद्र होती थीं, जिनका कार्य था उत्पादन कार्य करना। उत्पादक कार्यों में जैसे खेती किसानी करना, मूल रूप से खेती किसानी उस दौर की ज़रूरत थी। ऐसा लिखता है चीनी यात्री वेनसांग अपनी किताब में, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। और उस ट्रेवलॉग का नाम है सी यू की। कहीं आपको किसी वर्जन में मिले तो आप ज़रूर मंगा के पढ़िए, समझिए कि 7वीं शताब्दी तक भारत में कौन सी व्यवस्था थी। और कुछ भी कहने से पहले हमारे उन वक्ताओं को ये रेफरेंस लेना चाहिए, इसे अपने संदर्भ में शामिल करना चाहिए, अपने वक्तव्य के रेफरेंसेस में शामिल करना चाहिए। मित्रों, धन्यवाद, आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना। आज की टॉक जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।